हे गाइस, कैसे आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम लोग बेसिकली आज जानेंगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहाँ से है, इसमें कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड ये बेसिकली रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, क्या है रिवीजन लेक्चर? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से बारे में गुड्स एक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके ये रिवीजन लेक्चर आपको हेल्प करेगा रिवीजन करने में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक्चुअली दिस एक्ट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट 1930 में इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया था और इसको एक अलग, इसका एक अलग एक्ट बना था जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यूनिट वन हम लोग आज रिवीजन करेंगे। यूनिट वन का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला, आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक्ट स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है डेफिनेशन। ठीक है, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले डेफिनेशन। तो सबसे पहला डेफिनेशन किसका है? तो सबसे पहला डेफिनेशन डेफिनेशन आता है बायर का। किसका? बायर का। कि बायर होता कौन है? Buyer means a person who buys or agree to buys. Who buys or agree to buys. वो इंसान जो या तो गुड्स बाई कर रहा है या फ्यूचर में बाई करेगा, फ्यूचर में बाई करने के लिए एग्री होगा, वो कौन होगा? बायर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बायर पढ़ लिए तो सेलर भी पढ़ लो। सेलर कौन होता है? सेलर, अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल। यानी सेलर कौन होगा? वो इंसान जो या तो इमिजिएटली सेल करेगा या फिर फ्यूचर में सेल करने के लिए अग्री होगा, वो कौन होगा? सेलर। क्लियर है? तो आप लोगों ने बायर कर लिया एंड सेलर कर लिया। तो बायर कौन था? अ पर्सन हु बाई और एग्री टू बाई द गुड्स इज कॉल्ड बायर। सेलर कौन हुआ? पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स इज कॉल्ड सेलर। नेक्स्ट, डिलीवरी। हमारा नेक्स्ट अगला डेफिनेशन है डिलीवरी। डिलीवरी मींस, डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का मतलब, वॉलेंटरी का मतलब स्वतः, वॉलेंटरी का मतलब स्वतः, यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती दबाव के मैंने आपको पैसे दिए, आपने मेरे को गुड्स दिए। ये क्या है? वॉलेंटरी ट्रांसफर है। ठीक है, और वॉलेंटरी ट्रांसफर कैसे होना चाहिए? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, डिलीवरेबल स्टेट। यानी गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट क्या होगा? अरे कोई तो स्टेट होगा गुड्स का जिसमें गुड्स को बायर अपने साथ ले जाने में कंफर्टेबल होगा। तो डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? व्हेन गुड्स आर इन सच अ कंडीशन बायर वुड दैट बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी। यानी गुड्स का वैसा कंडीशन जिसमें बायर गुड्स के गुड्स का डिलीवरी लेने में, रिसीव करने में सक्षम है, वैसे स्टेट, गुड्स के स्टेट को क्या बोलेंगे? डिलीवरेबल स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है, अगला डेफिनेशन है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है भैया? फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अभी होगा, बट वो गुड्स सेल कब होगा? उस गुड्स का पोजीशन, उस गुड्स का फिजिकल ट्रांसफर कब होगा? उस गुड्स को ट्रांसफर कब किया जाएगा? तो वो गुड्स ट्रांसफर कब होगा? फ्यूचर में। कब होगा? फ्यूचर में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। वो तो पढ़ लिए कि गुड्स क्या होता है। अपना नेक्स्ट पढ़ना है, ऊपर हमने पढ़ा कि फ्यूचर गुड्स क्या होता है। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कि व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। तो गुड्स का बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। वैसे एक्चुअली डेफिनेशन देख के डरना नहीं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सा प्रॉपर्टी कवर नहीं होगा? इमूवेबल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मूवेबल के ऊपर लिखो इमूवेबल कवर नहीं होगा। ठीक है, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन
अरे भैया किसको छोड़ के? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी को छोड़ के। एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को गुड्स के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। और एक्शनेबल, सबसे पहली चीज की मनी का मतलब तो सबको पता होता है कि मनी क्या होता है। मनी मीन्स व्हाट मनी डज, या फिर मनी इज सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बट एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स ओनली बाई एन एक्शन और सूट। जैसे मान लीजिए कि आपका पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है और वो आपको पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है? तो आप उसके ऊपर आपने उसको क्या किया, आपने स्यू कर दिया उस पैसे के लिए। ठीक है, तो जब वो पैसा रिकवर हो जाएगा आफ्टर हियरिंग या आफ्टर अवार्ड, तो वो क्या कहलाएगा? एक्शनेबल क्लेम। यानी आपने एक एक्शन लेके अपने पैसे को क्या किया, रिकवर किया, उसको क्या बोलेंगे? एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो हमारा गुड्स का डेफिनेशन कहाँ तक कवर हो गया, कहाँ तक हो गया था? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड इंक्लूड्स। यानी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड क्या क्या होगा? तो गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड। गुड्स के डेफिनेशन में कवर क्या है? स्टॉक कवर है, शेयर कवर है। गुड्स के डेफिनेशन में स्टॉक एंड शेयर कवर है। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल, ग्रास घास, एंड थिंग्स अटैच टू यानी वो चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लाइक पेड़। ठीक है, पेड़ वो जमीन से जुड़ा होता है। किसी न किसी दिन वो पेड़ सूखेगा और वो उस पेड़ को फिर क्या करेंगे, लोग काटेंगे और टिम्बर वाले को दे देंगे, राइट? तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है। इन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served which are agreed to be served which are agreed to be serve before sale और under the contract of sale। जो कि ये सारे काम कब होंगे? या तो सेल के पहले, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम। क्लियर है? तो गुड्स का डेफिनेशन क्या हुआ? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम एंड मनी, and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming the part of the land, which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना। अपना नेक्स्ट डेफिनेशन आता है बहुत ही सुंदर और प्यारा, जिसका नाम है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई? A person is said to be insolvent when he ceases to pay his debt। वो इंसान जो अपना डेट पे नहीं कर पा रहा है, वो इंसान जो अपना ऋण उधार चुका नहीं पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसको क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे। और कैन नॉट पे हिज डेट एंड they become due whether he has committed an act of insolvency or not। क्लियर है? तो इंसॉल्वेंट कौन हुआ? वो इंसान जो अपना डेट पे ऑफ नहीं कर पा रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वैसे इंसान को क्या बोलेंगे? वैसे इंसान को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना मर्केंटाइल एजेंट। क्या है मर्केंटाइल एजेंट? एन एजेंट हैविंग इन कस्टमरी कोर्स। कौन से कोर्स में? कस्टमरी। एन एजेंट हैविंग इन द customary course of business, customary course of business, right? An agent having a customary course of business at such agent authority either to sell goods or to consign goods। यानी बोला जाए तो डे टू नॉर्मल भाषा में कि एजेंट कौन होता है? वैसा बंदा जिसके पास या तो गुड्स को सेल करने का या गुड्स को कंसाइन करने का अथॉरिटी है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल और बाई गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। यानी वो इंसान जिसके पास, वैसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी है या तो गुड्स को सेल करने का, नहीं तो गुड्स को कंसाइन करने का। किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ सेल और बाय द गुड्स। पर्पस क्या होना चाहिए? गुड्स को सेल करने का या बाई करने का। और टू रेज मनी, और गुड्स सेल और बाई क्यों करेगा?
पैसा रेज करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए, पैसा रेज करने के लिए, ताकि वो पैसा कमा के फिर किसको दे सके, अपने प्रिंसिपल को दे सके, अपने सारे एक्सपेंसेस को हटा के। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा डेफिनेशन, व्हाट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्राइस। अरे गुड्स का प्राइस क्या, यानी प्राइस क्या होता है? मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। अरे गुड्स को सेल करने के लिए जो मनी कंसिडरेशन में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास ये क्या है, फोन है, ठीक है। ये फोन मैंने क्या किया, इस फोन को मैंने क्या किया, इस फोन को से फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को बेचना है, ठीक है। तो ये गुड्स, पहले पहली चीज ये गुड्स है, हाँ बिल्कुल गुड्स है। मुझे इस फोन को बेचना है, तो इस फोन को बेचने के लिए हम क्या करेंगे, किसी से पैसे लेंगे ना। तो मैं किसी को ये फोन दूंगा और उससे जो पैसे लूंगा वही क्या होगा, गुड्स का प्राइस होगा। क्लियर है? ओके। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप या फिर जनरल प्रॉपर्टी। यहाँ पे कवर क्या नहीं होता, यहाँ पे कवर नहीं होता, ये जनरल प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे एरो दे के लिखो, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कवर नहीं होता। यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कवर, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कवर नहीं होता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स का क्वालिटी क्या होगा? गुड्स का क्वालिटी का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन, यानी गुड्स किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट अपना डेफिनेशन है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मींस आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा था, जिस टाइम मैं गुड्स खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उस टाइम मेरे को पता था कि मेरे को कौन सा गुड्स लेना है, वैसे गुड्स को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं शॉप में जाता हूँ और बोलता हूँ कि भैया मुझे एक कुरकुरे का पैकेट देना, ठीक है। तो मुझे पता है ना कि मैंने दुकान वाले से क्या मांगा कि भैया मुझे एक कुरकुरे का पैकेट देना, और एंड वो जो गुड्स मेरे को चाहिए, क्या वो गुड्स आइडेंटिफाइड है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल, वो गुड्स आइडेंटिफाइड है, तो वैसे गुड्स को क्या बोलेंगे, वैसे गुड्स को बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है? अब देखिए गुड्स, तो अपन लोगों ने पढ़ा कि गुड्स, ऊपर तो अपन लोग पढ़ लिए कि एक एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स भी पढ़ लिए। एक्चुअली गुड्स बेसिकली तीन तरीके का होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स का तीन टाइप, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है? अब देखो एक एक करके अपन लोग पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। क्लियर है? सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी वैसा गुड्स जो एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल के टाइम पे जो गुड्स एग्जिस्ट कर रहा है, उस गुड्स को क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज दोज ओन्ड और पोजेस्ड बाई, दोज ओन्ड और पोजेस्ड बाई सेलर। वो गुड्स जो ओन्ड एंड पोजेस्ड बाई सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी सेल करने के टाइम पे जो वो गुड्स किसके पास होना चाहिए, सेलर के पास अवेलेबल होना चाहिए। वो गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा, वो गुड्स कहलाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स का तीन टाइप था, फॉलोइंग काइंड्स। सबसे पहला था स्पेसिफिक गुड्स। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स जो कि अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा कि स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होता है जो आइडेंटिफाइड होता है, जो क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम, यानी सेल के टाइम जो गुड्स आइडेंटिफाइड हो या जिस गुड्स में सेलर एग्री करे, वो गुड्स कौन कौन सा होगा, स्पेसिफिक गुड्स होगा। नेक्स्ट असर्टेन गुड्स, असर्टेन, असर्टेन गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना है असर्टेन गुड्स। तो भैया ये असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स वो गुड्स होता है जो आइडेंटिफाइड है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एग्रीमेंट में वो गुड्स आइडेंटिफाइड है, बट वो गुड्स एक्चुअल में इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली सर्टेन गुड्स का डेफिनेशन एक्ट में नहीं दिया हुआ है, बट जुडिशियली इंटरप्रेट किया हुआ है।
जुडिशियली क्या है इंटरप्रेट किया हुआ है कि असर्टेन गुड्स क्या होता है, यानी गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट, गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द इंफॉर्मेशन, सब्सिक्वेंट टू द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ये गुड्स क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, वैसे गुड्स को क्या बोलेंगे, सर्टेन गुड्स। नेक्स्ट है अनसर्टेन गुड्स, यानी वो गुड्स जो नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन है, वो गुड्स जो आइडेंटिफाइड ही नहीं है, जो असर्टेन्ड ही नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे गुड्स को बोलेंगे अनसर्टेन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो शॉप में और बोलते हो कि भैया एक बिस्किट देना, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने क्या बोला, भैया एक बिस्किट देना, कौन सा बिस्किट देना आपने ये तो नहीं बताया, ठीक है। तो ये कौन सा गुड्स है, ये है अनअसर्टेन गुड्स, नॉट आइडेंटिफाइड है ना एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। नेक्स्ट फ्यूचर गुड्स, वैसा गुड्स जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा, प्रोड्यूस होगा या एक्वायर होगा, वैसे गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ विच बाई द सेलर डिपेंड्स अपॉन द अनसर्टेन कंटिजेंसी, वैसा गुड्स जिसका एक्विजिशन किसी कंटिजेंसी पर डिपेंड कर रहा है, वैसे गुड्स को क्या बोलेंगे, कंटिजेंट गुड्स बोलेंगे, ठीक है। कंटिजेंट गुड्स ऑल्सो ऑपरेट एज एन agreement to sell or not a sell so far as the question of passing the property to the buyer is concerned। ये आप लोग पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, बट ये सब डिटेल में पढ़ना है आगे जाके, ठीक है। अभी अपन लोग सीधा बस ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स when goods are such in a condition that a buyer would under the contract, buyer would under the contract be bound to take delivery। डिलीवरी का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें बायर कंफर्टेबल है गुड्स को ले जाने के लिए अपने साथ, वैसे गुड्स को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी तीन तरीके का होता है, पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, तीसरा होता है सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है, व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, जहां पे गुड्स बायर के पास फिजिकली डिलीवर हो जाता है, वैसे गुड्स को बोलते हैं एक्चुअल, एक्चुअल डिलीवरी, वैसे डिलीवरी को बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, सॉरी एक्चुअली गुड्स बार बार याद आ जा रहा है, वैसे डिलीवरी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल एक्चुअल डिलीवरी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होता है कि विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी, इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। मतलब कि पहले पढ़ो लिखा क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन, यानी गुड्स अभी भी किसके पास है, गुड्स अभी भी किसके पास है, तो गुड्स है भैया सेलर के पास, सेलर के पास, ठीक है। बट गुड्स का ओनरशिप किसके पास है, तो गुड्स का ओनरशिप है बायर के पास, ठीक। तो बायर को जो रिसीट मिला ना, जो चालान मिला, वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी माना जाएगा कि बायर को गुड्स मिल चुका है, एक्चुअल फॉर्म में नहीं, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सिंबॉलिक डिलीवरी, अगला क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन अ टोकन और ट्रांसफर ऑफ सेल समथिंग एल्स। देयर इज delivery of things in a token, delivery of things in a token or transfer of something else। that means कि आप किसी के साथ गुड्स परचेज करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सामने वाले ने क्या किया कि आपको गुड्स का कुछ सैंपल दे दिया कि भैया ये रहा गुड्स का सैंपल, ऐसा ही गुड्स आपको फ्यूचर में अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। एंड आपने उस सेलर को कुछ एडवांस दे दिया, ये क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी है, ठीक है। जहां पे टोकन ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी, ओके। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अगला क्या पढ़ना है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, बिल ऑफ लीडिंग,
ठीक है, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अरे ये सब चीज किसके लिए किया जा रहा है? गुड्स के डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ordinary course of business as a proof, और ये चीज किसके लिए रखा जा रहा है? एज अ प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स, और ऑर्थराइजिंग और purporting to authorize either by endorsement or by a delivery the possessor of the document to the transfer or receive goods thereby represented। यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हुआ क्या? ये एक डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली क्या होता है? डॉक्यूमेंट, जैसे बिल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि आपने केक का ऑर्डर दिया, ठीक है, कि भैया मेरे को 10 तारीख को केक चाहिए। आज 7 तारीख है, आपने बोला कि मुझे 10 तारीख को केक चाहिए। तो केक वाला क्या करेगा? आपको एक रिसीट देगा कि आप जिस दिन केक लेने आओगे, आप उस दिन ये रिसीट दिखाना और आपको केक दे दिया जाएगा एंड पेमेंट का सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो आप जब 10 तारीख को जाओगे, तो आप जाके ये तो नहीं बोलोगे भैया मैं 7 तारीख को आया था, केक का ऑर्डर दिया था। आप जाके क्या दिखाओगे? वो रिसीट दिखाओगे कि भैया मेरे पास रहा ये रिसीट, मैंने केक का ऑर्डर दिया है, अब आप मुझे केक लाओ। क्लियर है? तो ये या तो आप खुद भी जा सकते हो केक रिसीव करने, या फिर ये रिसीट आप किसी और को दे दो कि भाई जाके तू लेके आ जा, सामने वाला केक दे देगा क्योंकि रिसीट है उसके पास। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है? बेसिकली दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जिसको आप दिखा के ये बता सकते हो कि गुड्स का पोजीशन या कंट्रोल मेरे हाथ में है और इस गुड्स के ओनर हम हैं, या फिर हम इस गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, सेल एन एग्रीमेंट टू सेल, a contract of sale of goods, a contract of a contract of sale of goods is a contract whereby seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for price। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ कि जहां पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर करने को एग्री हुआ है गुड्स को, किसको? बायर को। किस चीज के लिए? प्राइस के लिए। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज वेयर under a contract of sale the property in goods are transferred from seller to buyer। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी, गुड्स का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी गुड्स का जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर को। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सेल। क्लियर है? बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर डेट। बट जहां पे ओनरशिप पास कब हो रहा है? पास कब हो रहा है? फ्यूचर टाइम में, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर है? यानी एग्रीमेंट टू सेल कब होता है? एग्रीमेंट टू सेल जब भी होगा वो फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है और कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्लियर है? एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? तो एग्रीमेंट टू सेल, सेल दो केस में बनेगा। पहला केस, एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? तो पहला केस जब टाइम लैप्स हो जाए, तो यहाँ दो पॉइंट वन, और दूसरा जब कंडीशन फुलफिल्ड हो जाए। यानी एग्रीमेंट टू सेल में आपने जो जो कंडीशन लगाया था वो सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा कि एग्रीमेंट टू सेल, सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, या फिर टाइम लैप्स हो जाए तो एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट क्या होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज
सबसे पहले चीज ये कि देयर मस्ट बी अ टू पार्टी, और कम से कम दो पार्टी होना चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? गुड्स होगा, बट कौन सा गुड्स? सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, प्राइस इन मनी होना चाहिए, काइंड में नहीं। मनी इन्वॉल्व होगा सेल में, बिल्कुल होगा, बट वो मनी एक्चुअल फॉर्म में होना चाहिए, मनी काइंड में नहीं होना चाहिए, जैसे कि मनी के बदले कुछ और नहीं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, बिल्कुल। अरे उसी के ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक गुड्स का मालिक हम थोड़ी रहेंगे। तो ओनरशिप मस्ट टेक प्लेस फ्रॉम सेलर टू बायर। क्लियर है? सेल क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। सेल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकता है। और बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने पढ़ा था, जैसे कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लीगैलिटी, कॉम्पिटेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी लुनाटिक, माइनर या फिर अनसाउंड माइंड या पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप लोग बेसिकली खुद से कर लेना। डिफरेंस आप लोग को करना है सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड हायर परचेज, एंड नेक्स्ट सेल एंड बेलमेंट। क्लियर है? ओके। अब मैं पढ़ाऊंगा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, a contract of sale is one in which goods are sold or are to be sold for a price. सेल क्या होता है? सेल होता है कि जिसमें गुड्स सोल्ड किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है, किस चीज के लिए? प्राइस के लिए। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में गुड्स को सोल्ड नहीं किया जाता। ठीक है, गुड्स को सोल्ड नहीं किया जाता, ओनली डूइंग और रेंडरिंग सम वर्क ऑफ लेबर। यहां पे क्या किया जाता है? लेबर परफॉर्म किया जाता है। लाइक, then the contract is only work of labor and not sell of goods. Like, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने अपना गोल्ड सप्लाई किया गोल्ड स्मिथ को। किसको? गोल्ड स्मिथ को। टू प्रिपेयर एन ऑर्नामेंट और व्हेन एन आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर। जैसे कि आपने, आपके पास कुछ गोल्ड थे, आपने उस गोल्ड को पॉलिश करने के लिए गोल्ड स्मिथ को दिया। अब एक बात बताओ, क्या वो गोल्ड, क्या वो ऑर्नामेंट आपसे बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आपने गोल्ड स्मिथ को दिया किस लिए? पॉलिश करने के लिए। अरे गुड्स आप ही का है, आपने सिर्फ पॉलिश करने दिया है, इट डजंट मीन्स कि वो क्या है? सेल है। दिस ओनली मीन्स कि गोल्ड स्मिथ क्या कर रहा है? वर्क ऑफ लेबर परफॉर्म कर रहा है, ना कि वो आपको जब गुड्स वापस करेगा तो बोलेगा कि भाई साहब आपके गुड्स के इतने पैसे हुए। और तो गुड्स तो मेरा था ना, तूने क्या किया? तूने तो सिर्फ लेबर परफॉर्म किया ना, तो उस लेबर के लिए जो तुमको तुम्हारे पैसे होते हैं, तू सिर्फ वो ले। क्लियर है? ओके। अब सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाई और सेल गुड्स फॉर प्राइस। एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा? जब कोई इंसान ऑफर करेगा सामान लेने के लिए और दूसरा इंसान उस गुड्स को सेल करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। क्लियर है? एंड एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए ऑफर के लिए, बिल्कुल। अरे याद करो बचपन के वो दिन जब अपन लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? एक इंसान ऑफर करेगा, दूसरा इंसान एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए करेगा? तो एक्सेप्टेंस करेगा प्राइस के लिए। क्लियर है? ओके। द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, और बोथ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या लिख रहा है? में मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। या तो उसमें गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, का गुड्स इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगा, या फिर
पेमेंट इमिजिएटली हो जाएगा या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, या फिर गुड्स का डिलीवरी या गुड्स का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, और दैट द डिलीवरी और पेमेंट शैल बोथ बी पोस्टपोन्डेड, या फिर गुड्स का डिलीवरी और पेमेंट दोनों क्या कर दिया गया, पोस्टपोन्ड कर दिया गया कि जब आप गुड्स दोगे तब मैं पैसे दूंगा। क्लियर है? ओके। A contract of sale may be made in a writing or by word or by mouth or by partially in writing or partially by word or mouth or may be implied। अरे ऑफर पढ़े थे ना। ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर होता है, इम्प्लाइड ऑफर होता है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता था? या तो रिटेन होगा नहीं तो ओरल होगा, ठीक है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कैसे? या तो रिटेन बनेगा या फिर वर्ड ऑफ माउथ यानी बोल के बनेगा, या फिर पार्सली राइटिंग में होगा या फिर पार्सली बोल के होगा या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। क्लियर? ओके। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? अरे किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं भैया, भूलना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए करेंगे? या तो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए करेंगे, नहीं तो फ्यूचर गुड्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर सबसे पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एग्जिस्टिंग गुड्स ओन्ड और पोजेस्ड बाय सेलर और फ्यूचर गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके लिए होगा? या तो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होगा, यानी वो गुड्स जो सेलर के पास है, ठीक है, या फिर फ्यूचर गुड्स के लिए होगा। क्लियर है? ओके। देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर sale of goods for acquisition of which by the seller depend upon contingency which may or may not happen। अरे contingent goods जैसे a contract of sale of certain cloth to be manufactured by a certain mill is a valid contract। such a contract are contingent contract, यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसी जो किसी एक घटना से जुड़ा हुआ है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? जैसे एक क्लॉथ मिल वाला, एक कपड़ा मिल वाला कपड़ा बनाएगा, तो हम तुमको वो कपड़ा डिलीवर करेगा। तो हमारा कपड़ा डिलीवर करना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उस मिल वाले को बनाने, उस मिल के बनाने के ऊपर, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? देयर मस्ट बी अ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स होना चाहिए, कंटिंजेंसी होना चाहिए, कभी कभी कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल whereby a contract of sale the seller purport to affect a present sale of future goods। The contract operate as an agreement to sell of goods। ठीक बा? और इस पॉइंट में क्या बात कर रहा है? वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर पर्पस टू अफेक्ट पर्पस टू अफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, यानी गुड्स अभी क्या है? फ्यूचर गुड्स है, वो प्रेजेंट गुड्स नहीं है, लेकिन उस फ्यूचर गुड्स की वजह से तुम्हारा प्रेजेंट में सेल अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर गुड्स भी अफेक्ट करेगा, सब्जेक्ट मैटर होता है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। क्लियर है? ओके। अब देखिए, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले भैया गुड्स क्या हो गया? पेरिशिंग, यानी गुड्स क्या हो गया? गुड्स हो चुका है खराब। तो अब क्या करें? Where there is a contract of sale of a specific goods, the contract is void। देखिए पहली चीज, ये गुड्स क्या है? स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void if goods without the knowledge of the seller, if goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract is made perished or become so damaged। मतलब सेलर जिस टाइम बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा था, जिस टाइम सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सेलर को इस चीज का आइडिया नहीं था कि हम जिस गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुड्स क्या हो चुका है? या तो डैमेज हो चुका है, नहीं तो खराब हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, गुड्स पेरिशिंग। पहले में क्या था? गुड्स खराब हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट के पहले हुआ। अगले में है गुड्स पेरिस्ड बिफोर सेल। गुड्स खराब हुआ बट कब हुआ है? सेल के पहले, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद।
गुड्स सेकंड केस में खराब कब हुआ है? सेल होने के पहले, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद। यानी यहाँ पे गुड्स कौन सा गुड्स है? यहाँ पे गुड्स है तो स्पेसिफिक गुड्स, बट जिसका डिलीवरी कब होना है? फ्यूचर में होना है। तो अब सुनिए क्या होगा। सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, यानी सेलर और बायर के साइड से कोई गलती नहीं थी, ठीक है, फिर भी गुड्स क्या हो गया? पेरिश, खराब हो गया या डैमेज हो गया, as no longer unsellable to their description in the agreement before the risk passes to the buyer। और एग्रीमेंट में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि गुड्स का डिलीवरी कब तक होना है, ठीक है, या गुड्स का रिस्क कौन लेगा। तो बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, जब तक कि रिस्क बायर के पास पास होता तब तक गुड्स हो चुका था डैमेज, और इस केस में एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। इस केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। देखो, रिस्क पास नहीं हुआ है बायर के पास, सिर्फ टाइटल पास हुआ है। रिस्क अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी क्या हो चुका है? पेरिश हो चुका है। यानी हम जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज के लिए मैंने एग्रीमेंट करा था, वो एग्रीमेंट ही अब, एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है ना। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो गुड्स क्या होगा? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड होगा ना। क्लियर है? नेक्स्ट, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। A price is fixed by contract of sale. The price in a contract of sale may be fixed by यानी कॉन्ट्रैक्ट में, यानी सेल के टाइम पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस कैसे फिक्स होगा? तो ये कैसे फिक्स होगा? इट में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप क्या करो? फिक्स करो। कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आप सेलर और बायर मिलकर क्या कर लो? दोनों लोग मिलके गुड्स का प्राइस फिक्स कर लो। और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties। या फिर आपने एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का प्राइस फिक्स नहीं किया, आपने बोला कि गुड्स का प्राइस बाद में फिक्स कर लेंगे, जस्ट हम हमारे अपने डीलिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब देखिए, जहां पे प्राइस डिटरमाइन ही नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फोरगोइंग प्रोविजन, जहां पे गुड्स का प्राइस ही क्या नहीं हो पा रहा? फिक्स नहीं हो पा रहा, तो वहां पे क्या होगा? सेलर वहां पे सेलर को, यानी बायर सेलर को क्या देगा? रीजनेबल प्राइस देगा। क्या देगा? रीजनेबल प्राइस। जहां पे प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, वहां पे जो बायर है वो सेलर को रीजनेबल प्राइस देगा गुड्स का। क्लियर है? नाउ, एग्रीमेंट टू सेल एट अ वैल्यूएशन, ठीक है, वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय। अब देखिए, यहाँ पे जो एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, यानी यहाँ पे जो गुड्स सेल करने का अग्रीमेंट हो रहा है, वो वैल्यूएशन पे बेस्ड है। और वो वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन इज डन बाय द थर्ड पार्टी, एंड सच थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे गुड्स का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे हमारे गुड्स का प्राइस डिपेंड कर रहा है वैल्यूएशन के ऊपर, और वैल्यूएशन कौन कर रहा है? तो वैल्यूएशन कर रहा है थर्ड पार्टी। क्लियर है? और थर्ड पार्टी ने, यानी सेलर और बायर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? उस वैल्यूअर के ऊपर, कि वो वैल्यूअर गुड्स का प्राइस बताएगा, बट वो वैल्यूअर निकला गोगा। ठीक है, उस वैल्यूअर ने गुड्स का प्राइस डिटरमाइन नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, इस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इस केस में एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। प्रोवाइडेड दैट if goods or any part thereof have been delivered। देखिए, जहां पे गुड्स और गुड्स का कुछ पार्ट डिलीवर हो चुका है, एंड अपॉइंटेड बाय द बायर, ठीक है, जहां पे गुड्स का प्राइस क्या हो चुका है? सॉरी, गुड्स पार्ट में डिलीवर हो चुका है, गुड्स या गुड्स का थोड़ा सा पार्ट डिलीवर हो चुका है, तो वहां पे बायर को रीजनेबल प्राइस देना होगा सेलर को। क्लियर है? ओके, नाउ वेयर सच पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन, प्रिवेंटेड मना कर दिया गया है वैल्यूएशन के लिए, बाय द बायर एज सेलर फॉल्ट,
बायर या सेलर ने दोनों में से किसी ने मना कर दिया है कि आप वैल्यूएशन नहीं करोगे, द पार्टी नॉट फॉल्ट में फाइल, तो जो अग्रीव्ड पार्टी होगा, जो अग्रीव्ड पार्टी होगा यानी जिसने मना नहीं किया होगा, वो चाहे तो केस कर सकता है डैमेज के लिए। ठीक है, जिसने मना किया है। क्लियर है? ओके, नाउ देखिए, एक खूबसूरत सा चार्ट है आपके सामने। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 एंड 10 में बोला गया है। असरटेनमेंट ऑफ प्राइस यानी गुड्स का प्राइस का असरटेनमेंट कैसे होगा। तो सेक्शन 9 बोलता है असरटेनमेंट कैसे होगा। तो असरटेनमेंट होगा, प्राइस इज फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स कर दिया गया है तो जो प्राइस फिक्स है वो प्राइस देना पड़ेगा। अगर प्राइस फिक्स नहीं है, अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो रीजनेबल प्राइस देना होगा सेलर को। ठीक है, यानी सेलर को मिलेगा बायर से। नेक्स्ट, जहां पे एग्रीमेंट टू सेल है, और वो एग्रीमेंट टू सेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वैल्यूएशन कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो गुड्स का वैल्यूएशन फिक्स, गुड्स का जो भी वैल्यूएशन कर देगा वो देना होगा बायर टू सेलर। ठीक है, और जहां पे थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर दिया गया, मना कर दिया गया है गुड्स का प्राइस का वैल्यूएशन करने से, तो एग्रीव पार्टी डैमेज के लिए सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? ओके, नाउ ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा रिवीजन हो जाता है खत्म। यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके रिस्पेक्टिव बुक्स में होंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोग प्लीज करिएगा। एंड ये रिवीजन हमारा यहीं पे होता है खत्म, चैप्टर 1 यूनिट 1 का। यूनिट 2 अपन लोग करेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।